हेलो माय डियर लर्नर्स, यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं और अपना फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए यदि उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। मैं बहुत दिन से, पिछले लगभग 2.5 महीनों से मैं सिर्फ क्लास 11 का वीडियो बनाया और क्लास 11 के स्टूडेंट से मेरे को बहुत अच्छा प्यार भी मिला और काफ़ी अच्छा भी लगा कि वो लोग मेरे चैनल पे विजिट कर के बार बार पढ़े और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत प्यारे कमेंट भी किए। तो क्लास 12 को अब मैं लेकर चलूँगा और मैं पिछले 7 ईयर से क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मैं जो देखा हूँ ना कि जो डायरेक्ट MCQ और ACQ क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट ABTA से पूछा जाता है। तो काफ़ी एक बड़ी समस्या हो जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, और जो स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ते भी हैं तो ट्यूशन में क्या होता है कि काफ़ी लेट हो जाता है, सिलेबस को पूरा करने में काफ़ी धीरे लेट हो जाता है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये जो 40 नंबर का मैं MCQ और ACQ कराऊँगा बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, लेकिन मैं हिंदी को पढ़ते हुए जाऊंगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट उसे अपने से पढ़ के अपने नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यदि आप इसका PDF चाहते हैं, मेरे पास अभी 2 सब्जेक्ट का PDF बहुत अच्छे से रेडी है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। आप अगर इन दोनों का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, जियोग्राफी, एजुकेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के, हिंदी के ऊपर भी जो आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अभी मेरे को लग रहा है कि ABTA को जल्द से जल्द कराना होगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल का 10 सेट करा दूंगा, माने 10 पेपर करा दूंगा। MCQ ACQ होगा आपका 40 नंबर का, उसके बाद हिस्ट्री का, एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का, फिलॉसफी का, ये सारे सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मेरे को अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और क्या मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, क्या मेरे को वीडियो बनाना कंटिन्यू रखना होगा, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ABTA सोल्व्ड। यहाँ पे जो पार्ट 2 लिखा है ये पार्ट 2 है नहीं, ये रियल में आपका सेट 2 होगा। पार्ट 2 अच्छा नहीं लग रहा है, सेट 2। सेट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और एक बात आपको बता दूं सभी को, हो सकता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हो, क्योंकि जब ABTA में सोल्व कर रहा हूं तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आप एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों दे रहे हो, वो रिपीटेड हो सकता है ABTA जो सोल्व हो रहा है तो उसमें। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि साल्ट द्वितीय समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये हो गया था। जो इसमें कलर किया गया है वो आंसर है, यानी 1979 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था, तो 1945 में। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो देखिए बर्नार्ड बारूच। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सेट 1 में भी आया था ये। उसके बाद देखिए द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक किसने लिखा है, तो जोसेफ फ्रैंकल ने। उसके बाद देख लीजिए CTBT समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1996 में। सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो नेपाल है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये वाला 1919 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, तो ये है मॉन्टेस्क्यू। आगे देख लीजिए एकल कार्यकारी का एक उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। वंशानुगत शासक का एक उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन के राजा रानी।
द्विसदनीय विधायिका के पर्याय कौन है? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड ब्रायस। पश्चिम बंगाल की विधानमंडल कैसी है? तो एक सदनीय है। आगे देख लीजिए, सरकार का तीसरा अंग कौन सा है? तो न्यायपालिका। उसके बाद भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो ये राज्यसभा नाम है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 250। किसने कहा राज्यपाल सुनहरे पिंजरे में कैद पंछी की तरह है? तो ये बोली थी सरोजिनी नायडू ने बोला था। नौकरशाही कैसी होती है? तो अस्थाई होती है, परमानेंट। पश्चिम बंगाल में पहला पंचायत कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1957 में। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। आगे, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष है। बड़े शहर की नगर संस्था को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम कहा जाता है। अब देख लीजिए, अब ऐसे क्यों देख लीजिए, यहाँ से 16 ऐसे क्यों होगा जो आपका 1 नंबर का ही होता है। 16 क्वेश्चन। शीत युद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, शीत युद्ध शब्द उस काल को दर्शाता है जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका साथ ही उनके संबंधित सहयोगियों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू राजनीतिक तनाव था, जिसमें राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं हुआ। यही क्या हो गया? शीत युद्ध। शीत युद्ध कहने का मतलब हुआ कि जो दिमाग से लड़ाई होता है। दिमाग से लड़ाई का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त तो आपको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तो क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन आप ही का दोस्त आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातों को किसी और को रिवील कर देता है, बता देता है, और दूसरे के साथ मिलके आपको आपके पीठ पीछे छूड़ा घोंपना, एक मुहावरा है ना कि पीठ पीछे छूड़ा घोंपना, जैसा ही माहौल को शीत युद्ध कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कि नाम या SAFTA का पूरा नाम क्या है? तो नेम का है नॉन एलाइड मूवमेंट, और SAFTA का है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। आगे देख लीजिए, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। आगे देख लीजिए आप लोग, आज के समय में गैर आधारित आंदोलन की एक प्रासंगिकता बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा कि नाम आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह देश को प्रमुख शक्तियों के दबाव का विरोध करने और एक अधिक समान वैश्विक व्यवस्था की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, विशेष रूप से उभरती बहुध्रुवीयता और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में। आगे, भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ क्या है? तो भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ रणनीति, स्वायत्तता बनाए रखना, साथ ही विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंध को बढ़ावा देना ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। उसके बाद देख लीजिए पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका पहला सार्क सम्मेलन 1985 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। उसके बाद ब्रिक क्या है? तो ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त रूप है जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करती है, जैसे आर्थिक विकास, व्यापार और राजनीतिक संवाद। उसके बाद अधीनस्थ कानून से क्या तात्पर्य है? तो देख लीजिए, अधीनस्थ कानून उन कानूनों या नियमों को संदर्भित करता है जो कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा संसद या अन्य प्राथमिक कानून द्वारा दिए गए शक्तियों के तहत बनाए जाते हैं, जो अधिक विस्तृत और विशिष्ट नियम बनाने की अनुमति देता है। आगे, न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य है? तो न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को संदर्भित करता है जो कानूनों और संविधान की व्याख्या में होती है। अक्सर न्यायिक फैसलों और निर्णयों के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तनों या सुधारों की ओर ले जाती है। समानों में पहला किसे कहा जाता है?
तो देखिए, समानों में पहला शब्द अक्सर भारत के प्रधानमंत्री को संदर्भित करता है, जो प्रमुख कार्यकारी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मंत्रियों की परिषद के एक सदस्य होते हैं। महाभियोग प्रस्ताव क्या है, तो इसको देख लीजिए। महाभियोग प्रस्ताव एक औपचारिक आरोप है जो एक उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारी जैसे राष्ट्रपति या न्यायाधीश के खिलाफ लाया जाता है, जिसमें उन्हें दुराचार या संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। यदि यह पारित हो जाता है तो इससे उनकी कार्यालय से बर्खास्तगी हो जाती है, माने उनको सस्पेंड हटा दिया जाता है। मंत्रिपरिषद से अब क्या तात्पर्य है, तो मंत्री परिषद उन वरिष्ठ अधिकारियों की निकाय को संदर्भित करता है जिन्हें राज्य या सरकार के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो नीतियों और निर्णयों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला बोर्ड के 2 आय स्रोत बताएं, तो एक तो होता है संपत्ति कर और दूसरा सरकारी अनुदान। संघीयता की 3 शर्तें क्या है, तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। आप लोग जो फुल फॉर्म लिखने के लिए बोलेगा ना, तो आप इंग्लिश में ही लिखे, हिंदी मीडियम वाले भी, काफ़ी अच्छा होता है। सार्क के चार्टर में कितने अनुच्छेद है, तो ये होते हैं 13 अनुच्छेद होते हैं। आगे, वीटो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीटो एक व्यक्ति या निकाय की शक्ति है जो किसी विधायी निकाय द्वारा किए गए निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार या निषिद्ध करने के लिए होती है। आमतौर पर कानून या प्रस्ताव पारित करने से रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।